नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और ये यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही यूज़फुल है। आज हम डिस्कस करेंगे मैकियावेली के बारे में, और इस पूरे वीडियो में मैकियावेली को हम फिनिश कर देंगे। इससे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी सारी थ्योरीज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर से ही पॉलिटिकल साइंस जो फिलोसफर हैं उनकी शुरुआत होती है। अगर वो आपने देखे हैं तो ही ये आगे समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो हम आज मैकियावेली की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैकियावेली जो हैं वो ट्रांजिशनल थिंकर थे, मतलब वो ऐसे समय के मैकियावेली थिंकर थे जहाँ पर मिडिवल एरा ख़त्म हो रहा था और मॉडर्न एरा शुरू हो रहा था। इनकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल की बात करें तो 1469 एडी से 1527 के बीच में इनका जन्म माना जाता है, और इन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। इनकी जो सबसे फेमस किताब है वो है द प्रिंस और डिस्कोर्स। दो किताबें हैं, प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में ये। तो प्रिंस में ये जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रिंस को स्टेट कैसे बनानी चाहिए, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे करना चाहिए। और डिस्कोर्स में हेयर ही सपोर्ट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव सिविल वर्च्यू। वर्च्यू माने होता है गुण। और इनकी जो मेथडोलॉजी थी वो थी ऑब्जर्वेशन मेथडोलॉजी इन्होंने यूज की थी, जिसका मतलब है साइंटिफिक मेथडोलॉजी, और हिस्टोरिकल मेथड इन्होंने यूज किए थे। इसके बेस पर इन्होंने ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया था, और इनके अनुसार ह्यूमन जो है सेल्फिश होता है, लालची होता है बहुत, वो अपनी भलाई के बारे में सोचता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि मैकियावेली ने मानव के एक वन साइड को देखा है, दूसरी साइड को नहीं देखा है। मतलब मैकियावेली ने ये दिमाग में बिठा लिया कि ह्यूमन जो है बड़ा लालची होता है, उसकी बुरी चीज़ों को देख लिया है, अच्छी चीज़ों को नहीं देखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि जो प्रिंस होगा, जो राज्य को चलाएगा, उसको पावर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स भी दिया है। इन्हें रियलिस्ट स्कॉलर भी कहते हैं, क्योंकि ये रियलिस्ट सोचते हैं, रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है इनका जो पर्पज है, पर्पज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका इटली में जन्म हुआ था, और जो है यहाँ पे जब पुनर्जागरण चल रहा था तब इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें रिनांसे का वर्थ चाइल्ड भी कहा जाता है। इनके लिए जो नेशन है, राष्ट्र है, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सुप्रीम है। नेशन इज अ सुप्रीम। फॉर मैकियावेली नेशनल इंटरेस्ट इज एवरीथिंग। जो राष्ट्र हित है वो मैकियावेली के लिए सर्वोपरि है, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे, ऐसा इनका मानना है। तो विथ मैकियावेली अ न्यू एज इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बिगिंस। मैकियावेली के साथ ही एक नया एरा शुरू हुआ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। ही सिम्बोलाइज द एंड ऑफ मिडिवल एज एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। जैसे कि हमने बात की, इन्हें ट्रांजिशनल फेज का थिंकर कहा जाता है। जब जो मिडिवल एरा है वो ख़त्म हो रहा था, मॉडर्न एरा शुरू हो रहा था। सम सेड हिम एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले मॉडर्न थिंकर हैं, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि ये ट्रांजिशनल थिंकर हैं। ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंकर हु हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मोस्ट। और ये इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है। मैकियावेलियनिज्म, अ टर्म टू डिनोट यूजिंग कनिंग वेज इन पॉलिटिक्स, हैज़ बिकम एन एब्यूज्ड टर्म। और ये जो मैकियावेलियनिज्म है ये एक एब्यूज्ड टर्म बन गई, इतना क्रिटिसिज्म हुआ है इनका। एट द सेम टाइम ही इज़ द वन हु इज़ प्रैक्टिस्ड मोस्ट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत काम किया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। अंत भला तो सब भला। हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होना चाहिए, वो लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इनके टाइम पे जो है
इटली बहुत डिवाइडेड था, इटली के थे ये, इटली बहुत डिवाइडेड था, बटा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का राज चल रहा था, जैसे कि चर्च का, किंग का, फ्यूडल किंगडम, जमींदार लोग थे, तो वहाँ पॉलिटिकल कल्चर बहुत ही खराब हो रखा था, आपस में लड़ते रहते थे। मैकियावेली ने कहा था कि इटली को यूनिफाई करना है और स्ट्रांग बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ पे जो रोमन चर्च था वो सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन बन गया था। और मैकियावेली एक डिप्लोमेट भी थे, राजनायक भी थे। और मैकियावेली ने जो है मैकियावेली ने प्रिंस को कहा कि प्रिंस एक राजा ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस एक राजा ही नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर होगा, जिसे ये सब पता होगा कि हाउ टू यूज पावर, ऑन whom टू यूज पावर, व्हेन यूज पावर एंड हाउ टू रिमेन इन पावर। हमेशा सत्ता में कैसे बने रहें ये भी उसको पता होगा। हाउ टू कम टू पावर, सत्ता में कैसे आए, और पावर का मैनेजमेंट, ये सब कुछ प्रिंस को पता होगा। ठीक है, तो कनिंग वेज, मैकियावेली ने कई सारे एक्सट्रीम व्यूज दिए थे। इन्होंने सजेस्ट किया था कि मोरल और पॉलिटिक्स का आपस में कोई मेल नहीं है, पॉलिटिक्स जो है कितने भी गलत मीन्स तरीके से यूज कर सकता है राज करने के लिए। इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे सर्वोपरि बताया, इंपॉर्टेंट बताया, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है। प्रिंस नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी मीन्स का यूज कर सकते हैं, कोई भी तरीके का यूज कर सकते हैं, बस इन्हें इनका लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। प्रिंस के लिए कोई अथॉरिटी मायने नहीं रखती है, इसलिए कई लोगों ने इसे गलत इंटरप्रेट किया है और गाली तक दी है। अब मैकियावेली के ऊपर प्रभाव किन किन चीज़ों का था, देखिए, इटली में करप्शन था, इटली वाज अ सीट ऑफ रोमन चर्च, और रोमन चर्च तो एक करप्ट इंस्टीट्यूशन बन गया था। बाई दैट टाइम इट हैड बिकम अ वेरी करप्ट इंस्टीट्यूशन। रेनान से जो पुनर्जागरण हुआ था, जहाँ पर यह जो रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर कल्चर, जो यूरोप में आर्ट एंड कल्चर का जो रिवाइवल हुआ था रेनांसे के दौरान, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी पड़ा था। ठीक है, ये 14 से 16 सेंचुरी के बीच में हुआ था, और कुछ रिफॉर्म्स भी बहुत सारे आए थे उस समय, उनका भी प्रभाव पड़ा था। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मॉडर्न एज, जो नए दौर के जो वैज्ञानिक तरीके थे, उनका प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर, क्योंकि विज्ञान जो है अपनी उन्नति पे था, वहाँ पे काफ़ी सारे साइंस में डेवलपमेंट हो रहे थे, उनका भी असर पड़ा था। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म, जमींदारी का डिस्ट्रक्शन हुआ था, और कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था, कैपिटलिज्म उभर के आ रहा था। मैकियावेली रिकमेंडेड इन द प्रिंस, एक जो बुक है इनकी प्रिंस, उसमें मैकियावेली ने सजेशन दिया है टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग रूल बाय एस्पायरिंग प्रिंस। मैकियावेली की जो प्रिंस किताब है, उसमें मैकियावेली ने प्रिंस को ये रिकमेंड किया है कि स्ट्रॉन्ग रूल कैसे बनाए। प्रिंस विल नॉट बी हेरिडेटरी रूलर, प्रिंस जो है हेरिडेटरी रूलर नहीं होगा, मतलब पहले पिताजी ने राज किया फिर बेटा राज करेगा, ऐसा नहीं होगा, बट अ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर। प्रिंस एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर होगा, जिसे ये सब कुछ पता होगा कि पावर का यूज कैसे करना है, कब करना है, और जो है हमेशा सत्ता में कैसे बने रहना है, और सत्ता में कैसे आना है, और पावर को मैनेज कैसे करना है। एक सेवाइन थिंकर है, उन्होंने मैकियावेली को कहा है नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो यूनिवर्सल नहीं थी, ये उसी टाइम के हिसाब से, जैसे इन्होंने वो सिचुएशन देखी थी इटली में, उसी हिसाब से इनके व्यूज़ हैं। इनके व्यूज़ को हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है उनके थॉट पर उनके टाइम पीरियड का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनके थॉट में कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। उन्होंने अपने टाइम पर देखा कि वहाँ करप्शन है, तो उन्होंने कह दिया कि स्ट्रांग रूल होना चाहिए। ह्यूमन नेचर को सेल्फिश बोल दिया, ह्यूमन नेचर की अच्छाई तो उन्होंने देखी नहीं। अरे भाई, जो आपने देखा है जरूरी तो नहीं वही सही हो, पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं होती। इन्होंने इंसान की सिर्फ एक साइड देखी, दूसरी साइड को नहीं देख पाए, क्योंकि उस टाइम पर इतना करप्शन था, कि इन्हें लोगों के सिर्फ बुरे चेहरे ही दिखाई दिए, अच्छाई दिखाई नहीं दी। सेबाइन ने इसलिए कह दिया इन्हें नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड, मतलब उस टाइम के हिसाब से छोटा सोचते हैं। लास्की ने
उन्हें बुलाया। लास्की ने कहा अ चाइल्ड ऑफ रिनांसी, ये पुनर्जागरण का एक बच्चा है, जन्म है। ही इज नॉन एज फर्स्ट रियलिस्ट और एंड सेकुलर थिंकर। ही इज नॉन एज फर्स्ट रियलिस्ट एंड सेकुलर थिंकर, नॉन एज फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म। मैकियावेली को फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। एज वी मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर दिया। इन पॉलिटिक्स द एंड्स जस्टिफाई मीन्स, पॉलिटिक्स में एंड्स जस्टिफाई करेंगे कि मीन्स क्या होगा, मतलब अंत भला तो सब भला, मतलब हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो किस तरीके से हमने प्राप्त किया है। इनके लिए एंड्स नेशनल इंटरेस्ट था, और जो एंड्स था इनके लिए वो नेशनल इंटरेस्ट था, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के हित में कोई भी चीज़ हो वो हमें अचीव करनी है, बशर्ते कोई भी तरीका अपनाया जाए, कितना भी नुकसान किया जाए, कुछ भी हो, जिसको अचीव करने के लिए कोई भी मीन्स का इस्तेमाल करो। अप्रोच इनकी क्या थी? ही मेड अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी रादर देन रिलीजन एंड मोरल्स, इन्होंने ह्यूमन नेचर की हिस्ट्री को समझकर आगे अपने विचार प्रस्तुत किए, न कि रिलीजन और मोरल्स के आधार पर। अब इन्होंने फाइनली बात कर लेते हैं प्रिंस किताब में जो है प्रिंस को क्या क्या सजेशन दिए हैं। पहला है रियलिस्ट अप्रोच, यथार्थवादी अवधारणा। फॉर मैकियावेली पॉलिटिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ पावर, मैकियावेली के लिए पॉलिटिक्स एक मैनेजमेंट ऑफ पावर है। सो देयर इज नो प्लेस ऑफ रिलीजन, धर्म का कोई स्थान नहीं है। ही गेव इंपोर्टेंस टू हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, इन्होंने हिस्ट्री को समझने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं कि इस ह्यूमन की पिछली हिस्ट्री क्या रही है, उसी के बेस पर हम आगे सोच सकते हैं कि आगे ह्यूमन क्या कर सकता है। मैन इज सेल्फिश, मैन एक सेल्फिश है, अनग्रेटफुल है, बट हिज वीकनेस इज डेथ एंड फियर, और इन्होंने कहा कि आदमी की जो कमजोरी है वो है डेथ, मौत और डर। प्रिंस शुड एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस एंड देन रूल, प्रिंस को इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए और रूल करना चाहिए, शासन करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू बी फियरफुल देन टू बी लव्ड, ये सही है कि लोग हमसे डरें न कि प्यार करें। पीपल लव इट देयर ऑन विल, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, लोग अपने इच्छा से राजा को प्रेम करते हैं, और जब उनकी काम बन जाता है तो राजा से दूरी बना लेते हैं। बट फियर इट द विल ऑफ द प्रिंस, लेकिन डर हमेशा बना रहेगा जब तक प्रिंस चाहेगा। ठीक है, तो प्रिंस शुड यूज कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, तो प्रिंस को जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए रूल करने के लिए। दूसरा है इनका सजेशन यूज ऑफ पावर और फोर्स, शक्ति का और बल का प्रयोग करना चाहिए प्रिंस को। यूज ऑफ पावर फोर्स शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन, इन्होंने ये भी कहा कि जो पावर और फोर्स का जो इस्तेमाल है वो पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हाउ एवर वी कैन नॉट अवॉइड द यूज ऑफ फोर्स इन द रियल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि लेकिन हम जानते हैं कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपनी शक्ति को आज के वर्ल्ड में बिना यूज किए। तो प्रिंस शुड नो द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पावर, प्रिंस को हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ पावर कैसे करना है। इफ टू यूज पावर देन कंप्लीटली क्रश द पर्सन बिकॉज एनिमी कैन कम बैक टू टेक रिवेंज, और अगर हमारी किसी दुश्मन से लड़ाई हो जाती है तो उसे हमें उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, आज अगर जिंदा वापस रह गया तो कल को ये बदला लेने जरूर आएगा, जैसे कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। इंडिया हमेशा परेशान नहीं करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान वो कहते हैं ना घायल शेर कभी भी बदला ले सकता है, तो पाकिस्तान कभी भी बदला ले सकता है, इसलिए इंडिया ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता है। थर्ड सजेशन है सजेशन ऑन क्वालिटीज, सजेशन ऑन क्वालिटीज ऑफ प्रिंस। ये कहता है कि प्रिंस के अंदर लोमड़ी की तरह क्लेवरनेस होनी चाहिए,
और शेर की तरह बहादुरी होनी चाहिए, जिससे नीड ऑफ क्लेवरनेस टू अंडरस्टैंड द ट्रैप्स, क्लेवरनेस की जरूरत तब पड़ती है राजा को जब वो किसी मायाजाल में फंस जाता है उससे निकलने के लिए, और स्ट्रेंथ ऑफ लॉइन टू डिफीट द एनिमीज, और शेर जैसी बहादुरी की जरूरत तब पड़ती है जब दुश्मन को हराना हो। तो प्रिंस को, मैकियावेली के हिसाब से प्रिंस को लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। ही इज एलिटिस्ट इन हिज अप्रोच, ये जो है एलिटिस्ट वो लोग होते हैं कुछ धनवान लोग, तो ये अपने अप्रोच में एलिटिस्ट है। एंड बिलीव्स दैट क्वालिटीज ऑफ प्रिंस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन, और यह मानता है कि प्रिंस की जो क्वालिटीज हैं वो एक नॉर्मल आदमी से की क्वालिटीज से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंस को राज्य चलाना है। चौथा सजेशन है प्रिंस मस्ट बी कोल्ड ब्लडेड मैन, ही मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज पैशन, ही मस्ट एनालाइज ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हिज एक्शन। प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए, मतलब हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरे ऐसे करने से ये परिणाम आ सकता है और ये मुझे लॉस हो सकता है, उसी हिसाब से सोच विचार करके उसको डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। पांचवा सजेशन है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, प्रिंस को जो है धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ही सजेस्ट डुअल मोरालिटी, मोरालिटी ऑफ प्रिंस इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी ऑफ कॉमन मैन, कॉमन मैन और प्रिंस की मोरालिटी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। व्हाट इज नॉन परमिसेबल फॉर कॉमन मैन, ये कहते हैं कि जो चीज आम आदमी के लिए बिल्कुल ऐसी है जो वो कर नहीं सकता लेकिन प्रिंस उसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रिंस को अपना नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित अचीव करना है। फॉर प्रिंस एंड्स विल जस्टिफाई मीन्स, प्रिंस के लिए अंत भला तो सब भला, वो अंत क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए वो उसे कुछ भी कर गुजरना चाहिए। फॉर प्रिंस एंड्स विल जस्टिफाई मीन्स, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म इज अबव रिलीजन, धर्म से कहीं ऊपर है नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अब इनका भाई इतने सारे सजेशन दे दिए तो जरूरी तो नहीं है सभी सही हो, ले तो इनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हुआ है। ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर सेपरेटिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इनके जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग किया है इस बेस पे इनका क्रिटिसिज्म ही हुआ है। बहुत से स्कॉलर्स हैं इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये एडवोकेटिंग मोरालिटी, ये मोरालिटी को एडवोकेट कर रहे हैं, बट ही डिड नॉट परमिट प्रिंस टू वायलेट मोरल्स इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, और ये कहते हैं कि प्रिंस को अपने हित के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। इस बेस पे इनका क्रिटिकल इवोल्यूशन हुआ है। गांधी ने भी क्रिटिसिज्म किया है, गांधी वाज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म किया है। क्यों? कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतना डेवलपमेंट हो रहा था, एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था, मोर स्पेशली मैकियावेलियन टीचिंग, क्योंकि गांधी के लिए मीन्स प्योर होना चाहिए तभी तो एंड्स ऑटोमेटिक प्योर होंगे, लेकिन मैकियावेली अपोजिट सोचता है। गांधी चाहते हैं भाई हम जो है आम का बीज बोकर नीम का पौधा कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे नीम का पौधा लगेगा, तो हमारे जो मीन्स हैं वो सही होंगे तभी तो हमें एंड सही मिलेगा। लेकिन मैकियावेली उल्टा सोचता है, मैकियावेली कहता है भैया एंड्स हमें अचीव होना चाहिए चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये गांधी जी का क्रिटिसिज्म है। अब मैकियावेली धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? ही फॉलोड यूटिलिटेरियन अप्रोच, इफ रिलीजन इज यूजफुल टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट देन यूज इट, इफ अगेंस्ट देन रिजेक्ट इट। मैकियावेली धर्म के बारे में सोचता है कि भाई अगर धर्म का प्रयोग करके हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है तो धर्म का यूज कर लो, अगर नेशनल इंटरेस्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है धर्म का यूज करके तो धर्म को रिजेक्ट कर दो। मतलब टोटली यूटिलिटेरियन अप्रोच, उपयोगितावाद वाला सिद्धांत, अगर हमें फायदा है तो ये काम करो, नहीं तो मत करो, अगर इस चीज को मानने से हमें फायदा हो रहा है तो मानो, अदरवाइज मत मानो। ठीक है, अब मैकियावेली के व्यू क्या है नोबल्स, जो पावरफुल लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, और कॉमन मैन के बारे में।
वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ हिज टाइम व्हेन फ्यूडलिज्म वॉज कमिंग टू एन एंड कैपिटलिज्म वॉज इमर्जिंग। हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि इनके टाइम पे जो है फ्यूडलिज्म का एंड हो रहा था, जमींदार जो थे उनका एंड हो रहा था और कैपिटलिज्म उभर के आ रहा था। ठीक है, तो नोबल्स में बी थ्रेट टू प्रिंस, और ये इनका कहना है कि जो नोबल्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो प्रिंस को खतरा पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल में करके रखो और ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे ये खत्म हो जाए नोबल्स। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि कॉमन मैन कभी भी प्रिंस के लिए खतरा नहीं बन सकता है। तो ऐसा इनके जो व्यूज थे नोबल मैन और जो नोबल मैन है और कॉमन मैन है, उनके बारे में इनके ये व्यूज थे। ठीक है, तो आज हमने ये मैकियावेली पढ़ा, पूरा मैकियावेली हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ और है, इन्होंने ही सजेस्ट इंपीरियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि अपना जो राज्य है उसके एम्पायर को बढ़ाते जाओ, आस पड़ोस के राज्यों पे कब्जा करते जाओ, लड़ाई करते जाओ। बस इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने सजेस्ट किया कि अपनी विस्तारवादी नीति को आगे प्रमोट किया, अपने राज्य को बढ़ाते जाओ, इसलिए इन्होंने इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को सजेस्ट किया है। एज इट विल इनहेंस स्कोप फॉर मटेरियल एडवांसमेंट बाई एक्वायरिंग न्यू रिसोर्सेज, क्योंकि जैसे जैसे पड़ोसी राज्यों की ज़मीनों को हम हथियाते जाएंगे वहाँ पर जो रिसोर्सेज संसाधन अवेलेबल हैं वो भी हमारे होते जाएंगे, इस तरह से हम रिच होते जाएंगे। तो मैकियावेली व्यूज ऑन फॉर्चून बैड लक, मैकियावेली का जो है बैड लक पर, फॉर्चून पर क्या व्यूज हैं, तो इन्होंने कहा बोमैन टॉरेंशियल रेंस मतलब डिसास्टर, बोमैन के साथ अटैच होकर वो इमोशनल हो सकता है। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस जो है बोमैन के साथ अटैच होकर इमोशनल हो सकता है, कॉमन लोग बोमैन के साथ अटैच होकर इमोशनल हो सकते हैं, इसलिए दूरी बनाए रखें और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी पहले से पूरी करें क्योंकि ये डिसास्टर कभी भी आ सकता है। तो प्रिंस को इन्होंने सलाह दी कि बोमैन से दूर रहें और जो आने वाले डिसास्टर, आने वाली जो आपदा है उसकी तैयारी पहले से कर लें क्योंकि इनका पता नहीं होता। तो मैकियावेली के ये सारे जो व्यूज़ थे इनका प्रभाव आने वाले जो थिंकर हैं हॉब्स और माओ, इन पर भी बहुत देखने को मिला है। ठीक है, तो आज हमने ये मैकियावेली के बारे में पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके क्रिटिसिज्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। सवाइन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। मैकियावेली के व्यूज़ रिलीजन पर क्या थे, एथिक्स क्या थे, इन्होंने धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए क्योंकि तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।